हमने कल ये किया था कि एक नेक्स्ट जेएस का जो है हमने बनाया था सेटअप, इंस्टॉलेशन की थी नेक्स्ट जेएस की। किस कमांड से की थी? npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट। तो देखें, अभी हम सबसे पहले डी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो डी स्ट्रक्चर को समझने के लिए ना मैं नेक्स्ट जेएस वाले वीएस कोड को बंद कर देता हूँ। जी, तो मैं आपको लेकर आ गया एक वीएस कोड में। इस वीएस कोड में हम अपनी टाइप स्क्रिप्ट की एक फाइल बनाएंगे। तो टाइप स्क्रिप्ट की फाइल जो है उसे हम देखते हैं। यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ मेन डॉट टी एस की फाइल। अब मेन डॉट टी एस की जो फाइल है उसे मैं यहाँ पर एक फंक्शन देता हूँ, फंक्शन। और इस फंक्शन का नाम मैं रखता हूँ हेलो। और ये जो हेलो फंक्शन है ये अपने अंदर कंसोल कराता होगा, लेकिन क्या कंसोल कराता है वो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस हेलो के फंक्शन को चलाता हूँ मैं। बाहर आते हैं और हेलो के फंक्शन को चला देते हैं। तो इस हेलो के अंदर आपने बनाया है एक पैरामीटर। पैरामीटर क्या है? पैरामीटर है डिटेल्स के नाम का एक पैरामीटर है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है और वो अपने अंदर दो प्रॉपर्टी रखता है। नेम, जो कि स्ट्रिंग की वैल्यू में होगी, और उसके अलावा वो रखता है एज, जो कि नंबर डाटा टाइप का होगा। डिटेल्स का पैरामीटर है जिसकी डाटा टाइप में लिखा हुआ है साफ साफ कि डिटेल्स एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में दो प्रॉपर्टीज हैं, एक नेम की प्रॉपर्टी, एक एज की प्रॉपर्टी। नेम की जो प्रॉपर्टी है वो स्ट्रिंग में होगी, एज की जो प्रॉपर्टी है वो इसमें होगी। तो ये जो पैरामीटर है ना, ये वाला जो पैरामीटर है, इसकी जो ये डाटा टाइप है, इस डाटा टाइप को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो अब देखें, मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं एक पूरा ऑब्जेक्ट बना लूँ ऊपर, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख दूँ पर्सन। और पर्सन के अंदर यहाँ पर मैं लिख दूँ कि भाई नेम जो है पर्सन का वो जॉन है, और एज जो है वो 30 है। तो इक्वल का साइन भी आएगा, ठीक है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो नेम और एज की है। ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं पास कर दूं इसमें, तो देखें वो एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि पर्सन के अंदर जो प्रॉपर्टीज है ना, वो मेरी रिक्वायरमेंट से मैच करती हैं। पर्सन के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेरी रिक्वायरमेंट से मैच करती हैं, इसीलिए वो मुझे एरर नहीं देता। अब console डॉट लॉग में यहाँ पर मैं लिखूं अगर नेम, कॉमा, और यहाँ पर मैं लिखूं एज। तो अगर मैं इससे कंसोल कराऊंगा, कैन नॉट, ठीक है। तो इस तरह तो आप नहीं लिख सकते, आपको कैसे लिखना है? ये एक ऑब्जेक्ट है तो आप इस तरह नहीं लिख सकते, आपको लिखना होगा डिटेल्स डॉट नेम। और यहाँ पर आप क्या करेंगे? डिटेल्स डॉट एज। अब वो आपको दिखा देगा, नेम में क्या दिखा देगा? जॉन। और एज में दिखा देगा 30। तो ये आपको वो दिखा देगा। मैं इसे कंपाइल कराकर चेक करता हूँ। टी एस सी मेन डॉट टी एस। सर नोट। जी, कंपाइल तो करा लूँ। नोड मेन डॉट जे एस। देखें जॉन 30 लिखा आ रहा है। तो अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये जो आपने यहाँ पर लिखा है ये आपने बिल्कुल सही लिखा है, तो आपको ये चीज़ समझ में भी आ गई कि ये डिटेल्स एक ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आपने फंक्शन में किस तरीके से यूज़ किया ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं आपको अब ऑब्जेक्ट के पास लेकर चलता हूँ। मिटा दिया हमने। अब ये वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है पर्सन नेम, जिसकी
है एक स्ट्रिंग की वैल्यू, और एज जो है वो एक नंबर रखता है अपने अंदर। अब जब भी मुझे इसको एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, पर्सन डॉट नेम। अभी आपने फंक्शन के अंदर भी देखा, console डॉट लॉग जो एरर दे रहा था, कह रहा था डिटेल्स डॉट नेम करें, डिटेल्स डॉट एज करें। तो यहाँ पर भी यही है कि पर्सन डॉट नेम और पर्सन डॉट एज करूंगा तो वो मुझे दिखा देगा। अब यहाँ पर डी स्ट्रक्चरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पर आता है, और वो हमसे ये कहता है कि अगर अगर आप इस ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चर कर दें तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर आने वाली जो दो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम इस ऑब्जेक्ट से बाहर निकाल सकते हैं। अभी तो ये अंदर बंद है ऑब्जेक्ट के, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चर करते हैं तो हम इन दोनों को या एक प्रॉपर्टी को या दोनों प्रॉपर्टी को हम बाहर निकाल सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर से। अब वो डी स्ट्रक्चरिंग होता किस तरह है, देखें। हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट, आप लेट भी लिख सकते हैं वैसे। तो कॉन्स्ट यहाँ पर लिखेंगे, और कॉन्स्ट के साथ यहाँ पर मैं लगाऊंगा एक कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, और इक्वल के साइन के बाद मैं यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसके नाम को कॉपी करके यहाँ पर लिखूंगा कि मुझे पर्सन को डी स्ट्रक्चर करना है। अब पर्सन के अंदर क्या है तो ये आपको ज़रा समझना पड़ेगा। पर्सन के अंदर है एक नेम, और पर्सन के अंदर है एक एज। ये दो चीज़ें, एक नेम है और एक एज है। तो ये दोनों किसके अंदर है, पर्सन के अंदर है, इसके अंदर, और ये दोनों चीज़ें रखी हुई हैं इसके अंदर। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि भाई मुझे ना नेम को बाहर निकालना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा नेम, और कॉमा लगाकर यहाँ पर मैं लिख दूंगा एज। मुझे एज को भी बाहर निकालना है। ये नेम असल में एरर इसलिए दे रहा है आपको क्योंकि ये नेम इसमें रिजर्व कीवर्ड है, तो मैं अगर नेम को माय नेम कर लूँ तो वो एरर नहीं देगा। माय नेम कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें, डी स्ट्रक्चरिंग जो है वो ये है, डी स्ट्रक्चरिंग ये है। और इस लाइन से पहले, डी स्ट्रक्चरिंग वाली लाइन से पहले अगर मुझे जॉन को देखना था तो मैं लिखता था पर्सन डॉट माई नेम। लेकिन अब अगर मुझे जॉन को देखना है तो मैं सिर्फ लिखूंगा माई नेम। ये है डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट, कि आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, और फिर आपने यहाँ पर लिख दिया एक उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसका नाम, दूसरी अगर प्रॉपर्टी भी निकालनी है आपको तो उसको उसका भी नाम, और इसमें अगर 50 प्रॉपर्टीज हैं उनको आप निकालना चाहते हैं बाहर तो उनका भी नाम लिख दें। तो डी स्ट्रक्चरिंग इस तरीके से होती है, और उसके बाद वो आपको प्रॉपर्टी बाहर निकाल कर दे देता है। तो ये आपको क्लियर हुई सलमान भाई। अब देखें, मैं उस फंक्शन को दोबारा लेकर आता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं नहीं ला पाया तो कोई बात नहीं, मैं लिख भी सकता हूँ फंक्शन और हेलो। ठीक है, तो ये जो डिटेल्स है यहाँ पर कुछ इस तरह वो फंक्शन लिखा था। अब इसके अंदर की थोड़ी सी चीज़ें मैं चेंज कर दूंगा, फंक्शन को थोड़ा सा मैं सेपरेट कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो सेपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं ऐसे, ताकि फंक्शन के ऊपर आपका फोकस रहे। देखें, ये जो आपका पैरामीटर है, इस पैरामीटर को आप यूं समझें कि ये अब लेता है एक नेम, और जो कि इस स्ट्रिंग की वैल्यू होती है, और कॉमा लगाकर एक और पैरामीटर है इसके अंदर, ये लेता है एज। लगता है मुझे ये हटाना पड़ेगा। जी। तो ये वाला जो फंक्शन है ये आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं जो समझ में ना आए। यहाँ दो पैरामीटर है, एक पैरामीटर नेम है और दूसरा पैरामीटर एज है। तो जाहिर सी बात है जब आप इसको कॉल कराएंगे तो ये दो पैरामीटर मांगेगा आपसे। तो यहाँ पर भी ज़रा मैं इनको सेट कर लेता हूँ, नेम और एज। ठीक है, ये कंसोल कर आकर देगा मुझे नेम और एज। हेलो को जब मैं कॉल करूँगा तो
अब समझिएगा बात को, ठीक है? अब समझिएगा, हेलो की रिक्वायरमेंट क्या है? दो पैरामीटर, एक नेम और एक एज। अलग अलग हैं दोनों पैरामीटर, एक ही नहीं है, याद रखिएगा, एक ही नहीं है, अलग अलग है। अगर मैं इसको बोलूं कि ये माई पर्सन ले लो, ये तो पूरा ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर माई नेम भी है, एज भी है। अगर मैं इससे कहूँ कि ये माई पर्सन ले लो, इसके अंदर तो सब है, तो वो एरर देगा। वो क्यों एरर देगा? क्योंकि सर अभी आपने इसके पैरामीटर्स में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। क्योंकि इसका जो पैरामीटर है मेरे वो गड़बड़ है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो रिसीव नहीं करता। वो तो सिंपल एक नाम और एक नंबर मांगता है, एज। और मैं दे रहा हूँ इसे ऑब्जेक्ट। पहले जब मैंने बनाया तो उस वक्त तो वो ऑब्जेक्ट की तरह ही मैंने पैरामीटर डिजाइन किया था। अब मैंने ऑब्जेक्ट वाला पैरामीटर थोड़ी बनाया, अब तो सिंगल सिंगल पैरामीटर है। ये नेम लेता है, ये एज लेता है। तो जो पर्सन है ये तो काम नहीं करेगा। अब मैं क्या करूं? मैं यहाँ पर इस तरह लिखूं कि पर्सन डॉट माई नेम। ये इस तरह भी नहीं काम कर रहे। लेकिन दो दफा लिख कर देखते हैं ना, ऐसे पर्सन डॉट एज। देखें, अब ये इस तरह तो ले रहे। पर्सन डॉट माई नेम, पर्सन डॉट एज, इसे चला कर देखते हैं कि ये ना हमें क्या देता है। कॉन्सोल एक ही हुआ हुआ है यहाँ पर, नेम और एज। टी एस सी मेन डॉट टी एस और मेन डॉट जेएस। देखें, जॉन और 30 आ गया ना। तो इस तरह तो आप सिंगल सिंगल करके उसे दे सकते हैं कि ये है नाम, ये है एज का जो नंबर चाहिए वो। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये इससे जान छुड़ाना चाहते हैं, अगर आप डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर आ गया, कि अगर आप इससे जान छुड़ाना चाहते हैं तो पर्सन डॉट माई नेम नहीं लिखना चाहते अगर आप, तो आपने डी स्ट्रक्चरिंग कर ली। डी स्ट्रक्चरिंग में आपने बता दिया कि पर्सन का जो ऑब्जेक्ट है ना उसको तोड़ना है मुझे, उसको डी स्ट्रक्चर करना है मुझे। और मतलब क्या है डी स्ट्रक्चर करने का, कि उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी प्रॉपर्टीज उस ऑब्जेक्ट के अंदर से बाहर निकालनी है मुझे। तो ये होता है सिंटैक्स रीस्ट्रक्चरिंग का, जिसमें पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है तो वो हमने लिख लिया। करली ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा माय नेम, कॉमा लगाकर एज। ये दोनों प्रॉपर्टीज थी उसके अंदर की, तो ये दोनों निकल के बाहर आ जाएंगे। अब मैं सिर्फ माय नेम लिखकर या माय एज लिखकर भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ से इसे मैं कट करता हूँ, और यहाँ पर जो मैंने पूरा ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर लिखा है यहाँ पर माय नेम दे देता हूँ। और क्या मैं एज को भी यूज कर सकता हूँ इस तरह? तो मैं एज को भी इस तरह यूज कर सकता हूँ। अब मैं इस जॉन को एक साल बड़ा कर देता हूँ, और इसको जो है जॉनी कर देता हूँ। टी एस सी मेन डॉट टी एस, उसके बाद हम नोट करके देखेंगे तो हमें टी स्ट्रक्चरिंग की हुई प्रॉपर्टीज जो है वो हमें नजर आएगी कि हम उसे यूज कर पा रहे हैं। देखें, यहाँ पर जॉनी आ रहा है, यहाँ पर 31 आ रहा है। तो मतलब आपको डी स्ट्रक्चरिंग अब समझ में आ गई। तो वापस चलें नेक्स्ट जेएस पर। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, तो हम और नेक्स्ट हमने फंक्शन में तो कहीं भी मेंशन नहीं किया कि हम पर्सन का। तो हम अपने नेक्स्ट जेएस वाले वीएस कोड में आते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट जेएस वाला जो मेरा वीएस कोड है, इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने क्या बनाया हुआ है। तो एक मेरे पास प्रोजेक्ट है। ये जो प्रोजेक्ट है पूरा, ये मुझे कैसे मिलता है ये आपको पता है। npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप लेटेस्ट जब मैं लिखता हूँ तो मुझे मिलता है। हम इसे कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पता चल चुका है ये सारी चीज़ें कैसे हमें मिलती हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन जो है हमारे लिए वो है SRC। SRC की जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर SRC का फोल्डर है मेरे पास, और उसके अंदर ऐप है, और ऐप के अंदर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें, फॉन्ट है, ग्लोबल है,
CSS लेआउट और पेज डॉट TSX। हमने कल यहाँ पर ये देखा, अच्छा इसके अंदर मैंने वो फोल्डर बना हुआ था कंपोनेंट का, वो डिलीट कर दिया। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं, अभी ये इस कंडीशन में है जैसे आपने नई नई इंस्टॉलेशन की हो। इस कंडीशन में बस पेज डॉट TSX आपको थोड़ा साफ सुथरा दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको क्लीन कर दिया। ये हम हटा देते हैं, एडिशन का कोई कंपोनेंट है नहीं हमारे पास, अस्सलाम और इसे वालेकुम डिलीट सर। कर देते हैं। वालेकुम सलाम जी। तो सर क्या यहाँ पढ़ाया आपने? अभी पढ़ रहे हैं हम, कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर फंक्शन के अंदर आपने होम यहाँ पर बनाया हुआ है, और ये क्लीन आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने इसकी चीज़ें डिलीट की हैं इसके अंदर से। रिटर्न के साथ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, हमने सबको डिलीट कर दिया। हमने अपना रिटर्न जो है वो बिल्कुल खाली कर लिया, उसमें एक फ्रैगमेंट लगा लिया यहाँ पर, और फंक्शन है, और वो फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है। ये जो लिखा हमने था, कंपोनेंट का नाम पास्कल केस में होता है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होता है, रिटर्न करता है वैल्यू, ये हमें समझ में आ गई है, तो इसे भी हम मिटा देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये है मेरा पेज डॉट TSX जो कि खाली है। इसको मैं एक H1 देता हूँ, और H1 से मैं कहता हूँ कि ये बताए कि आई एम होम पेज। तो ये बताए, अब मैं इसको चलाऊंगा, तो चलाने का मेथड आप सबको पता है ना कि कैसे होता है, npm run dev। इसको मैं एंटर करूंगा, तो ये अभी सेटअप करके मुझे लोकल होस्ट में मेरी चीज़ें लोकल होस्ट में मुझे सेट करके दे देगा। लोकल होस्ट 3000 को मैं क्लिक करूंगा। जी, मीटिंग खत्म होने वाली है, आप लोग आ जाइएगा। तो मैं आपको ये दिखा रहा था कि जो मैंने पेज डॉट TSX में लिखा था H1 के अंदर, आई एम होम पेज, तो ये जो आई एम होम पेज मैंने लिखा था वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये मेरा टर्मिनल था, इसको मैं बंद करूं, तो हम पेज डॉट TSX में जो कि H1 के अंदर मैंने लिखा आई एम होम पेज, ये मुझे दिखा रहे हैं। अब एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि इसको बंद करते हैं, अपने टर्मिनल को टर्मिनेट करते हैं, कंट्रोल C प्रेस करके वाई लिखकर एंटर करता हूँ मैं। टर्मिनल मैंने बंद कर दिया। अब लेआउट डॉट TSX को डिलीट कर देता हूँ। यही हुआ था ना आप लोगों से, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब टर्मिनल को चलाता हूँ, npm run dev एंटर, और यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 को मैं क्लिक करता हूँ। तो ये मुझे दे रहा है पेज could नॉट फाइंड। ओके, वापस जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, लेआउट को मैंने डिलीट किया था, लेकिन लेआउट जो है वो बनकर आ गया है। तो यहाँ से मैसेजेस अगर आप देखें, तो इसने क्या किया, योर पेज ऐप के अंदर जो पेज डॉट TSX है डिड नॉट हैव रूट लेआउट, ये कह रहा है कि रूट लेआउट आपके पास नहीं है। वी क्रिएटेड ऐप लेआउट फॉर यू। तो ये क्या किया, इसने मेरे लिए लेआउट को बनाया। इसने पहले देखा कि लेआउट वहां पर नहीं है, तो इसने लेआउट जो है वो मुझे बना कर दिया। फिर उसने बोला मॉड्यूल नॉट फाउंड, कांट रिजॉल्व लेआउट। तो अब अगर ये जो 404 का एरर इससे आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो है वो, मैं जब इसको रिफ्रेश करूँगा, तो वो मुझे यहाँ पर आई एम होम पेज इस तरह दिखाएगा। तो ये है मैजिक कि वो मेरे लिए खुद से बना देता है। मैंने लेआउट को डिलीट किया था और इससे जो चलाया था, उसने यहाँ पर नोटिस किया कि आपके पास लेआउट की फाइल नहीं है,
तो उसने मेरे लिए बना दी लेआउट की फाइल। और लेआउट की फाइल वैसे ही सिमिलर फाइल होती है, देखें। जो पहले भी आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें मतलब कम हो गई, ऑब्वियस सी बात है। टेलविंड सीएसएस लगाकर और बहुत सारी चीज़ें लगाकर वो देता है मुझे। अभी वो सब नहीं लगा है, तो इसलिए मुझे ये पेज जो है वो इस तरह नज़र आ रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। और ये कह रहा है कि अनेबल टू क्रिएट। ओके, ठीक है, मुझे नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। तो इसी से काम चला लेते हैं। लेआउट की फाइल सर। बन गई। अब आपको ये लेआउट का कोई मसला नहीं होता। देखें, कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, कंपोनेंट्स अभी मेरे पास यहाँ पर बने हुए हैं नहीं अलग से जो मैंने बनाया हो। वैसे तो ये पेज डॉट टीएसएक्स एक कंपोनेंट ही है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का कंपोनेंट है जो कि आपके पेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक कंपोनेंट बनाते हैं। कंपोनेंट किस तरह बनाएंगे, हमने सीखा था कि एसआरसी के अंदर राइट क्लिक करके कंपोनेंट का एक फोल्डर बनाना है। अगर आप भी मेरी तरह स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो आपको कंपोनेंट का जो नाम है वो यहाँ से कॉपी करना है, टेलविंड सीएसएस से। इसको ख़राब मत कर दीजिएगा, सिर्फ डबल क्लिक करके कॉपी करना है बस। और यहाँ पर आकर कंपोनेंट सेलेक्ट कर एंटर करना है। तो आपको फोल्डर मिल जाएगा कंपोनेंट का। एसआरसी के अंदर दो फोल्डर होगा, एक ऐप का एक कंपोनेंट का। कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर जब आप कंपोनेंट के सर फोल्डर रिपीट के, कर दें ये मैंने ये बोला कि एसआरसी के फोल्डर में आपको कंपोनेंट का एक फोल्डर बनाना है बस। और स्पेलिंग ज़रा मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। कंपोनेंट्स लिखना है आपको, एस लगाइएगा लास्ट में। तो यहाँ कंपोनेंट के अंदर आपको लिखना है अपना कंपोनेंट। तो कंपोनेंट जो है वो, कल एक सवाल आया था कि क्या कंपोनेंट का नाम भी कैपिटल होना ज़रूरी है, फाइल का नाम। कंपोनेंट की फाइल का नाम भी कैपिटल होना ज़रूरी है। तो एक्चुअल में ये जो पेज डॉट टीएसएक्स है ऐप के फोल्डर के अंदर, ये भी तो एक कंपोनेंट ही है, लेकिन इसके पेज का पी जो है वो छोटा है। तो फाइल का नाम स्मॉल से ही हम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक, मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक कंपोनेंट और इसका नाम मैं लिखता हूँ कॉम्प, लिख देता हूँ इसका नाम। कंपोनेंट पूरा ही लिख देता हूँ, कंपोनेंट जीरो सर वन। कल तो आपने कहा था कि कैपिटल से लिखेंगे। नहीं, कैपिटल से हम कॉम अंदर जो फंक्शन बनता है ना फाइल के अंदर, जी। उसका नाम हम कैपिटल से लिखेंगे, क्योंकि रूल उसी के ऊपर अप्लाई होता है, पास्कल केस वाला। ठीक है, ठीक है। फाइल का जो नाम है ना वो हम स्मॉल ही लिखेंगे। और कल मैं आपको ये बताना भूल गया था कि जो पेज डॉट टीएसएक्स है वो भी तो एक कंपोनेंट ही होता है। तो उसका जी। नाम आप देखें, वो स्मॉल से लिखें। सर तो टी क्लास में सिखाया था। नहीं नहीं, क्लास में सर ने भी बताया था कि शायद ये कैपिटल से ही होता है कंपोनेंट की जो फाइल बनाते हैं। कंपोनेंट की फाइल का नाम तो नहीं, लेकिन कंपोनेंट के अंदर जो आप यहाँ पर कंपोनेंट लिखते हैं ना, फंक्शन वो भी, यस सर, फंक्शन भी कैपिटल होता है और इसकी फाइल का नाम भी होता है कंपोनेंट की फाइल का। उससे देखें। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर कंपोनेंट का नाम स्मॉल लिखा है सी से। कंपोनेंट 01 का मैंने एक कंपोनेंट बनाया है। तो इसको जब मैं चलाऊंगा, तो अगर एरर आएगा तो आप देख लीजिएगा, अगर एरर नहीं आता तो आपको समझ आ जाएगा। तो RFCE करता हूँ मैं। RFCE करके मैं एक अपना स्निपेट बना लेता हूँ, पहले से जो मुझे लिखा लिखाया मिलता है। तो यहाँ पर जो है, मैं कंपोनेंट 01 के नाम को मुझे चेंज करना है। कैपिटल C कर दिया मैंने। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ I am component 01। ठीक है, यहाँ पर मैं एक इसको स्माइली फेस भी दे देता हूँ ताकि हमें पता चले। तो ये है सर हमारा यहाँ पे हम एस नहीं लगाएंगे, कंपोनेंट्स नहीं करेंगे, यहाँ पे एक कंपोनेंट ही बनाएंगे। यहाँ पर ये एक कंपोनेंट है, देखें। कंपोनेंट को मुझे आपको समझाना पड़ेगा। तो अगर लेट सपोज हमारे पास एक वेब पेज है, और उस वेब पेज के अंदर आपके पास कुछ यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पर एक बटन है। ये वाला जो बटन है, ये सेम बटन यहाँ पर भी है,
ओके करने के लिए, और यहाँ पर वो आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशंस भी लेता है, यहाँ पर भी कुछ और इन्फॉर्मेशंस लेता है, और इसके सामने भी बटन है। तो अब मैं क्या करूँगा, नॉर्मल HTML में इनपुट बॉक्स बनाऊंगा, फिर से इनपुट बॉक्स बनाऊंगा, फिर से इनपुट बॉक्स बनाऊंगा, फिर एक बटन बनाऊंगा, बटन बनाऊंगा, बटन बनाऊंगा, यहाँ पर भी बटन बनाऊंगा। यहाँ रिएक्ट के अंदर इस तरह नहीं है, यहाँ मतलब नेक्स्ट जेएस के अंदर, नेक्स्ट जेएस के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक दफ़ा बटन बनाएंगे, और वो बटन हम फंक्शन के अंदर बनाएंगे। देखें ये क्या चीज़ है, ये ये एक फंक्शन है ना। यस सर। जी सर, कंपोनेंट कहते हैं ना इसको। कंपोनेंट भी फंक्शन कंपोनेंट भी कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं इसको वैसे, लेकिन ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन के बारे में आपको ये बात पता है कि एक दफ़ा जब आप फंक्शन बना लेते हैं तो उसको 10 दफ़ा चला दें तो वो चलेगा। यस सर। तो मैं बनाऊंगा एक बटन कंपोनेंट में, और उसको बनाकर मैं रख लूंगा यहाँ पर ऊपर कंपोनेंट के फोल्डर में। अब जब मैं इस बटन को इस जगह पर चला दूं, इस जगह पर चला दूं, इस जगह पर चला दूं, और इस जगह पर चला दूं, बनाऊंगा नहीं सिर्फ चलाऊंगा, तो वो यहाँ पर भी बटन बनाकर दे देगा, यहाँ पर भी दे देगा, यहाँ पर भी दे देगा। तो कंपोनेंट एक ही दफ़ा बनाया और उसको जगह जगह पर यूज कर लिया। इसको क्या कहते हैं, कंपोनेंट आर रीयूजेबल। आपने सुना ही होगा अच्छा वो। सर, यस सर सर, अब जैसे समझ अगर में आ गया। दो कंपोनेंट हो, एक बटन हो, एक कार्ड का कंपोनेंट हो, या कुछ भी रख लीजिए आप, तो सर फिर उसका तो आपने मुझे याद पड़ता है कि आपने बोला था उसका पहले अलग फोल्डर बना लें, फिर उसके अंदर उस कंपोनेंट जैसे बटन का फोल्डर बना लिया, उसके अंदर बटन डॉट टीएसएक्स कर लिया। अगर दो बिल्कुल या तीन चार बिल्कुल तो बिल्कुल सर बिल्कुल इसी तरह करेंगे। बिल्कुल इस तरह ही करेंगे, वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज है। देखें, अब मैंने आपको जो बोला तो उसको आप इस तरह समझें कि इनपुट बॉक्स और ये जो आपका बटन है, ये एक दो कंपोनेंट है। दो कंपोनेंट कैसे हैं, एक है बटन वाला कंपोनेंट और एक है इनपुट बॉक्स वाला कंपोनेंट। तो दो कंपोनेंट आप बनाएं, बटन डॉट टी एस एक्स की फाइल बनाएं, इनपुट डॉट टी एस एक्स की फाइल बनाएं। अब बना लिया आपने, इन दोनों को एक फोल्डर के अंदर बनाएं, और इसको आप कहें डिटेल वाला फोल्डर। अब डिटेल वाले फोल्डर में क्या है, या माय कंपोनेंट वाला कोई फोल्डर आप बना लें। कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाएं जिसके अंदर आप अपने इनपुट बॉक्स और इसको रखें। तो आपका ये बड़ा ऑर्गेनाइज हो जाएगा कि भाई ये अगर सर आपको ये बटन थोड़ा और दोबारा डिफाइन करें, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक फोल्डर के अंदर दो फाइल्स होंगे? हाँ बना लें भाई, ये तो ऑर्गेनाइज करने का तरीका ही है ना। अच्छा, अगर वैसे आपने ये ऑप्शन तो हमें बताया था ना कि कंपोनेंट में एक से ज्यादा फाइल्स बन सकती हैं। हाँ बन सकती हैं, यहाँ पर कंपोनेंट्स का फोल्डर जो है वो अपने अंदर बहुत सारे कोड होता कंपोनेंट्स। है। सर जी सर हमेशा ये कंपोनेंट्स के नाम से ही फोल्डर बनेगा, और फिर उसके अंदर मजीद फोल्डर्स बनेंगे और फाइल्स बनेंगी, आप ये कह रहे हैं ना? जी ये कॉम एसआरसी में। जी ये सर हमारे कंपोनेंट। टीचर ने बताया था कि कंपोनेंट जो है ना वो एक ही दफा मतलब वो एक पीस ऑफ कोड होता है जो हम उसे रीयूजेबल कर सकते हैं। तो उसको बना देते हैं फोल्डर, फिर उसके अंदर फाइल्स बनाते रहते हैं, ऐसे है। लगता है आप लोग मेरी बात को ना गेट नहीं कर पाए सही तरीके से। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कंपोनेंट है क्या। कंपोनेंट कुछ भी नहीं है। पहले HTML के ऊपर जब मैं कोड लिखता था तो मैं इनपुट बॉक्स लिखता था, फिर मैं बटन भी लिखता था, फिर मैं ये वाला जो कोड है इस कोड को क्या मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको, क्योंकि देखें बार बार सवाल आ रहे हैं तो एक दफ़ा लिख ही लेते हैं। यहाँ पर मैं अपने HTML के अंदर आ जाता हूँ, index.html। हो सकता है आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाए। देखें, मैं बनाता हूँ एक इनपुट जो कि जिसकी टाइप है टेक्स्ट। एक मैं बनाता हूँ बटन जो कि कहता है क्लिक। तो इसको मैं देखता हूँ लाइव सर्वर में। इसको मैं ऐसे बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, और बॉडी को मैं कहता हूँ कि वो अभी थोड़ा ब्लैक कलर में हो जाए, स्टाइल बैकग्राउंड कलर 414141। ठीक है, तो ये मेरा इनपुट बॉक्स, ये मेरा बटन। अब मुझे इसके नीचे एक और बनाना है।
तो मैं क्या करूँगा, मुझे अब यही करना पड़ेगा, मुझे यहाँ इसके नीचे आना पड़ेगा। यहाँ मैं लिखूँगा इनपुट, और इसके नीचे मैं आकर यहाँ पर लिखूँगा बटन, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्लिक। देखते हैं। तो ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। इसको थोड़ी सी सीएसएस करके मैं ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं इससे कह दूँ कि डिस्प्ले को फ्लेक्स कर ले और फ्लेक्स की डायरेक्शन को कॉलन कर ले, तो अब ये ऊपर नीचे आएगा। कॉलन गैप 10 पिक्सल। सर बी आर का भी लगा सकते जी, बी आर भी लगा सकता हूँ मैं। तो मतलब ये इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है ना? तो मैं यहाँ पर बी आर लगा देता हूँ, बिल्कुल। अब एक है आपका ये, और एक है आपका बटन। तो अब मुझे इनपुट मैंने बना लिया और बटन दोबारा बनाना पड़ा मुझे। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं दोबारा से एक बी आर लगाता हूं, और मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, फिर से मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर इनपुट। देखें, इनपुट लिखूंगा मैं यहाँ पर, और इसके नीचे आकर बटन लिखूंगा। यहाँ पर होगा क्लिक। इसके नीचे फिर मैं आकर यहाँ पर बी आर लगा देता हूँ, ताकि एक लाइन का गैप आ जाए। फिर से मैं लिखूंगा इनपुट, और फिर से मैं लिखूंगा बटन। हैं। इसके रिपीटिशन हमने करनी होती है इसमें। यहाँ मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी बनाया ही कितना है, चार ही तो बनाए। एक, दो, सर। तीन, चार। जी। सर हम टीएसएक्स में बीआर की जगह क्या यूज करेंगे? मेरे पास स्पेस नहीं आ रही थी इसमें, नेक्स्ट लाइन में नहीं जा पा रही। आपको सी एस एस करना पड़ेगा। आप वहाँ पर ग्लोबल डॉट सी एस एस में, अभी मैं आपको सर बताता हूँ उसमें किस मैं तरह। टेलवेंट यूज कर रही थी। टेलवेंट आप यूज़ करेंगे, तो टेलवेंट में आप वहाँ पर लिख लेना डिस्प्ले को फ्लेक्स। पहले तो आप ग्लोबल डॉट सी एस एक्स में जाएं, वहाँ पर बॉडी को जो है सेट करें 100 VH की हाइट देकर, डिस्प्ले फ्लेक्स, और वहाँ से सारी चीज़ें कर दें। तो वो हम्म। ग्लोबल डॉट सी एस एस से ही कर देगा सारी चीज़ें सेट। थैंक यू। जो टीएसएस में लिखा हुआ होम पेज पे मतलब नजर नहीं आ रहा था मेरे। मैं बताता हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है, मैं कुछ भी नहीं बता पा रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल इसको देखें। यहाँ पर ये जो है ना, ये आपका इनपुट है। एक दफ़ा आपने बनाया, ये इनपुट है। दूसरी दफ़ा आपने लिखा, ये इनपुट है। तीसरी दफ़ा आपने लिखा, ये इनपुट है। चौथी दफ़ा आपने लिखा। तो मेहनत करनी पड़ रही है, बार बार लिखना पड़ रहा है सारी चीज़ें। और सिर्फ यही नहीं है, इसके अंदर हो सकता है कि मुझे सिर्फ इनपुट नहीं लिखता, मैं आईडीज देता हूँ, प्लेस होल्डर देता हूँ। तो मैं सबको यहाँ से आईडी भी दूंगा, प्लेस होल्डर भी दूंगा, और बहुत लिखूंगा। तो ये वाली जो है, ये मेहनत हो रही है। वो उन्होंने बोला कि ऐसा अगर पॉसिबल हो कि एक ही दफ़ा आप इनपुट लिखें और उसको आप यहाँ पर आकर चला दें, तो यहाँ पर भी बन जाए वो। यहाँ पर आकर चला दें तो यहाँ पर भी बन जाए वो, और यहाँ पर आकर चला दें तो यहाँ पर भी बन जाए वो। तो ये जो है कंपोनेंट में होता है, कंपोनेंट रीयूजेबल होते हैं। ये फायदा होता है कि इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको। अब आपको समझ में आया कि मैं क्या कह रहा था? आप यस सर। कहना चाह रहे हैं कि भाई हम लोगों को बार बार लिखना पड़ता है, उससे बेहतर है हम जी सर, फंक्शन के समझ आ जरिए रहा है। इजीली कॉल करवा सकते हैं। जी हाँ। जी मुझ सर। क्योंकि वो सर रीयूजेबल होते हैं, इसमें यस। बार बार कंपोनेंट्स को। ठीक है सर, समझ आ गया। अब ये देखिए ना, ये वाली चीज़ जो मुझे बार बार लिखनी पड़ रही है, बनानी पड़ रही है यहाँ पर, इसको मैं वहाँ पर कैसे करूँगा मैं आपको बताता हूँ। ये मैं बंद कर देता हूँ। आम होम पेज है, इसको मैं पहले आपको सेट करके भी दिखा देता हूँ, जो आपके साथ नहीं हो रहा है। देखें, हम वापस आ गए अपने नेक्स्ट जेस वाले उसमें वीएस कोड में। ऐप के अंदर जाएं, ग्लोबल डॉट सी एस एस में जाएं, और यहाँ से आप ऊपर नीचे की सारी चीज़ें मिटा दें, और बॉडी आपको मिलेगी। बॉडी के अंदर आप हाइट दे दें 100 VH, और डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। तो वो
सही तरीके से चलेगा। सर इसमें टेलविंड कहाँ पर है? टेलविंड अभी हमने पढ़ा नहीं है। टेलविंड की ये जो यूटिलिटीज हैं, ये टेलविंड के लिए जी ही सर। होती हैं। लेकिन अभी हम टेलविंड यूज नहीं करें, हम करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है सर। तो कलर जो है वो वाइट है, और बाकी जो ये चीज़ें हैं ना वो हैं। तो जो पेज डॉट टी एस एक्स, जो आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि भाई कलर यहाँ पर होता है टेक्स्ट जो हम लिखते हैं ना, उसको कहते हैं कलर। टेक्स्ट कलर मतलब सिंपल कलर लिखते हैं तो टेक्स्ट का कलर। तो टेक्स्ट का कलर क्या है यहाँ पर? सर वाइट है। वाइट है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? ब्लैक आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? सर बैकग्राउंड हमने क्या रखा है? बैकग्राउंड हमने रखा है ब्लैक। बॉडी और का कलर वाइट है ना, बॉडी का कलर वाइट सर है। क्योंकि हमने स्टाइल किया है ना वहाँ पे पूरी बॉडी को। स्टाइल किया है किसको? बॉडी को? सर क्योंकि हमने सर कंपोनेंट बनाया बॉडी है ना। में फॉन्ट का कलर आई हमने थिंक। जो रखा है वो व्हाइट रखा है हमने। हाँ। और बॉडी हम्म। का बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक रखा है। हाँ, तो अपोजिट दिखा रहे हैं ना वो जो फॉन्ट का कलर हम्म। है वो ब्लैक दिखा रहे हैं और बैकग्राउंड वो वाइट दिखा रहे हैं। सर ऐसा तो क्यों हो इससे रहा है? क्यों सर हुई? क्योंकि सर क्योंकि जब हम टेलविंड लगाते हैं ना तो वो सारी सीएसएस की प्रॉपर्टीज को खत्म कर देता है, ये सर हमजा ने बताया था। बिल्कुल सही बताया उन्होंने। तो वो बिल्कुल सही बताया, लेकिन तो फिर यहाँ पर क्या लेकिन ये यहाँ पे रीजन तो है? हमने यूज ही नहीं किया। टेलविंड यहाँ पे यूज कहाँ किया है हमने? यहाँ पर क्या ये सर रीजन है? ग्लोबल डॉट हमने यूज किया ना सीएसएस, तो ग्लोबली उसमें मतलब ग्लोबल हर फाइल के अंदर वो चेंजेस जैसे कर ही देगा उसने जहाँ जहाँ हम अपडेट इंस्टॉल करेंगे। हमने हाँ। किया था, हमने इंस्टॉल किया था तो टेलविंड तो खुद ब खुद इंस्टॉल हो गई ना, तो वो उसने फिर सीएसएस की तमाम प्रॉपर्टीज को शायद सर खत्म फाइल कर दिखा दिया। दें आप, जिससे कनेक्ट, जिसके बैकग्राउंड को कह रहे हैं, होम सर पेज आप ये दिखाइए चेंज सर। कर दे, शायद हो जाए कलर को। नहीं ये सर, जो होम पेज ऊपर दिखाइए। बेस और ब्लैक कर दो कंपोनेंट्स और बैकग्राउंड यूटिलिटीज वाइट। लिखी हैं, इसको अगर डिलीट कर दें हम। सर होम देखें पेज। आप लोग सब जो है ना वो कितना ध्यान दे रहे हैं वो सर पेजेस लिंक किए हैं। आप खुद देखें। सब अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या किया था, अभी मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़े देर पहले ये जो लेआउट की फाइल है ना, इस लेआउट की फाइल को डिलीट कर दिया था। ये वाली लेआउट की जो फाइल है डिलीट कर दिया, और अपने सर्वर को बोला था नोड जेएस को कि मेरे इसने नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट को चलाओ। तो उससे मुझे बोला कि आपके पास लेआउट की फाइल नहीं है, तो लेआउट की फाइल मैं आपको बना कर दे देता हूँ। तो उससे मुझे ये जो आपको नज़र आ रही है ये लेआउट की फाइल मुझे किसने बना कर दी है? नोड जेएस ने, क्योंकि मैंने अपनी वाली तो डिलीट कर दी थी आपको दिखाने के लिए। ये लेआउट की फाइल मुझे बना कर दी है नोड जेएस ने। तो इस लेआउट की फाइल के अंदर आपको टॉप लेवल पर, मतलब लाइन नंबर 1 को अगर मैं एक्सपोर्ट को नीचे कर दूं, तो यहाँ पर आपको नॉर्मली दिखता है इंपोर्ट। और इंपोर्ट के साथ यहाँ पर आपको दिखेगा ग्लोबल डॉट सी एस एस। नहीं सर, ग्लोबल वो इम्पोर्ट स्टाइल फ्रॉम ग्लोबल सीएसएस होता है। डॉट स्लैश ग्लोबल डॉट सी एस एस। ग्लोबल्स है, वो एस है इसमें। और ये सजेशन भी दे रहा था। नहीं, ये सर सजेशन दे इम्पोर्ट रहा था। स्टाइल नहीं होगा, इम्पोर्ट स्टाइल फ्रॉम ग्लोबल सीएसएस। देख लेते हैं अभी ग्लोबल्स डॉट सी एस एस। तो यहाँ पर आते हैं, इसको रीलोड करते हैं। देखें अप्लाई हो गया, आ गया यहाँ पर। जी सर। सर मेरा तो फिर भी नहीं आया, सारी प्रॉपर्टी यही थी। नहीं समझ आया? यस सर। सर आ गया समझ। तो सर ये समझ तो आ गया, आगे सर ये फाइल वर्क इंपोर्ट नहीं हुई हुई थी, इसलिए वो इस पे अप्लाई नहीं हो रहा था। जी, अब देखें, अब यहाँ पर अब एक चीज़ समझते हैं हम। अब यहाँ पर इसको समझते हैं कि ये जो है ये है मेरी स्क्रीन, जिसके ऊपर मैं देख पाता हूँ सारी चीज़ें। और इसको अभी हमने जाना है लोकल होस्ट 3000 से। ये है मेरी स्क्रीन जो कि मुझे ब्राउज़र पर नज़र आ रही है। देखें यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 लिखा है, ऊपर की तरफ यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 लिखा है। तो जो मेरी स्क्रीन है, वो जो स्क्रीन है उसमें मुझे जो चीज़ें दिखती हैं वो चीज़ें डायरेक्टली
आ रही हैं वो चीज़ें डायरेक्टली आ रही हैं लेआउट की फाइल से, और या मैं आपको इस तरह बताऊं, ऐसा ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं पेज डॉट टी एस एक्स में, पेज डॉट टी एस एक्स में चीज़ें लिख रहे हैं। जैसे कि मैंने पेज डॉट टी एस एक्स में क्या लिखा, आई एम होम पेज लिखा ना मैंने वहाँ पर, जो दिख भी रहा है वहाँ पर। तो ये जो पेज डॉट टी एस एक्स है, इसकी चीज़ें डायरेक्टली आपको स्क्रीन में नज़र नहीं आती। असल में होता ऐसे है कि इन दोनों के दरमियान में कौन होता है, लेआउट होता है सर। लेआउट, लेआउट। लेआउट होता है, लेआउट डॉट टीएसएक्स। लेआउट डॉट टी एस एक्स होता है। तो अब इसके फ्लो को देखें, आपने लिखा पेज डॉट टी एस एक्स में, वो गया लेआउट में, लेआउट दिखा वेब पेज के ऊपर लोकल होस्ट 3000 पे। दोबारा देखें, पेज डॉट टी एस एक्स लेआउट में गया, और लेआउट कहाँ पर दिखा, लोकल होस्ट 3000 में। अब ये जो पेज डॉट टी एस एक्स है, इसके अंदर मैंने 1 रुपए की स्टाइलिंग नहीं की। देखें, इस अगर हम फाइल में जाएं, पेज डॉट टी एस एक्स में जाएं, आपको कहीं पर कोई सी एस एस नज़र आ रहा है? नो सर। नो सर। कहीं कहीं भी नहीं आ रहा है। तो जब हम ने पेज डॉट टी एस एक्स में अपनी चीज़ें लिख दी, तो लिखने के बाद हमने बोला कि इससे चलाना है, लेकिन ये डायरेक्टली स्क्रीन में तो नज़र आता ही नहीं है, क्योंकि बीच में कौन खड़ा है, हमारा पेज डॉट टी एस एक्स के बाद हमारा खड़ा है लेआउट। और ये जो लेआउट है, लेआउट। इसके अंदर पता है क्या हुआ हुआ है, इसके अंदर ये हुआ हुआ है कि आपने लेआउट को एक सी एस एस की फाइल कनेक्ट करवाई हुई है, एक सी एस एस की फाइल लेआउट को आपने कनेक्ट करवाई हुई है, जो कि इससे कनेक्ट हुई हुई है। अब होता यह है कि आपका पेज डॉट टी एस एक्स में जो कंटेंट है, वो यहाँ पर आता है पहले, तो उसको स्टाइलिंग भी लग जाती है, और यहाँ पर वो दिख जाता है। ये जो सी एस एस है, ये मिसिंग अभी हमसे मिसिंग हो गई थी। क्यों? क्योंकि हमने अपने लेआउट की फाइल ही डिलीट कर दी थी, तो इसका इंपोर्ट भी चला गया था। ये वाली फाइल अपने लेआउट के अंदर इंपोर्ट होती है, अभी मैंने इंपोर्ट किया तो सारी चीज़ें सेट हो गई। तो इससे हमें दो चीज़ें समझ में तो आई। सर जब 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 आपने कहा ना कि लेआउट की फाइल बन जाएगी खुद से नोड में, अगर उसे नीड होगा तो वो क्या करेगा कि फाइल बना लेगा, ठीक है नोड। लेकिन जब बनाया तो इसने इंपोर्ट क्यों नहीं किया? तो यही तो आपका जवाब है आपकी सवाल का, कि जब वो नई फाइल बनाएगा, तो आपको वो लेआउट के अंदर तमाम चीज़ें बनाकर नहीं देगा। जैसे नेक्स्ट जेएस आपको फर्स्ट इंस्टॉलेशन के अंदर टेलवेंट सी एस एस लगा के अच्छे से बना कर देता है, वो आपको नहीं लगा कर देगा। क्यों नहीं लगा कर देगा? क्योंकि भाई उसका काम है सिर्फ और सिर्फ लेआउट के अंदर इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है लेआउट के अंदर, वो है ये वाला, चिल्ड्रन। नहीं, ये वाला कंपोनेंट, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। मेटा रूट डाटा को, लेआउट। मेटा डाटा को हम पढ़ेंगे बाद में, समझेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये रूट लेआउट, यही तो इसका कंपोनेंट है। देखें, फंक्शन लिखा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हुआ है, रूट लेआउट लिखा है, और ये जो बाकी चीज़ें लिखी हैं, इसको आप, इससे आपको डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं अभी अभी सीधा कर देता हूँ। देखें, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को उठा के नीचे कर देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ रूट लेआउट को एक्सपोर्ट करो, यहाँ से इसको ऊपर लेकर आता हूँ चिल्ड्रन, यहाँ से मैं इसको ये डिलीट करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एनी, और यहाँ पर जो रिटर्न है, उस रिटर्न के अंदर वो लिखा है एच टी एम एल। तो ये समझ आ रहा होगा अब यस आपको सर। ना, इतना मुश्किल नहीं है, अब वो यस सब सर। चीज़ें मैंने मिटा दी। तो अब जो है, ये एक कंपोनेंट है सीधा सीधा, और ये क्या है, ये एक्सपोर्ट हो रहा है,
अब ये जो कंपोनेंट है इसके अंदर आप देखेंगे कि चिल्ड्रन लिखा है। ये जो चिल्ड्रन है ये डी स्ट्रक्चर हुआ हुआ है, डी स्ट्रक्चर हुआ हुआ है उसको छोड़ दें। अभी लिखा हुआ क्या है? चिल्ड्रन लिखा हुआ है। चिल्ड्रन जो है अगर आप उसको नोटिस करें तो वो चल रहा है कहाँ पर? आपकी बॉडी के टैग के अंदर, बॉडी के टैग के अंदर। मिसाल के तौर पे आपके पास क्या है? एक HTML जिसके दो टैग हैं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग में लिखा है HTML लैंग्वेज इंग्लिश, क्लोजिंग टैग ये रहा। इन दोनों के बीच में बॉडी का टैग है, और जो ये बॉडी का टैग है उसके अंदर चल क्या रहा है? उसके अंदर ये चिल्ड्रन चल रहा है। अब ये वाली जो कहानी है ना, इसको आप मेरी डायग्राम से दोबारा से समझें। एक्चुअल में यहाँ पर ये पेज डॉट TSX है और इसको दिखना है हमारी स्क्रीन में, लेकिन बीच में कौन खड़ा है? लेआउट। अब ये पेज डॉट TSX डायरेक्ट हमारी स्क्रीन में नजर आता ही नहीं है। स्क्रीन तक जो पहुंच है ना वो है इसकी, तो ये जाता है इसके पास और ये जाता है इसके पास। तो इनडायरेक्टली ये पहुंच जाता है इसके पास। कैसे? यहां से होते हुए ऐसे। समझ आई बात? सर जी सर। मतलब ये है कि अगर हमारी लेयर डॉट टीएक्स की फाइल नहीं होगी तो हमारा जो कोड है वो इस पे 3000 पे लोकल होस्ट पे नहीं चल पाएगा। लेआउट की फाइल ऐसा होगा ही नहीं कि आपके पास लेआउट की नहीं फाइल मीन्स नहीं टू होगी। से कि अगर बाय डिफॉल्ट हम लोगों से बार दफा हो जाता है कि काम करते डिलीट हो गई और हम सोच रहे हैं पता नहीं हमारा कोड गलत है, लेकिन हमें ये चीज नोटिस रखनी चाहिए कि हमारी ये फाइल मिसिंग ना हो। एग्जैक्टली लेआउट की फाइल तो आपसे डिलीट हो भी गई ना अगर, तो वो जी बना देगा Node.js, वो आपको बताएगा कि आपके पास ये फाइल नहीं है, मैं बनाकर दे रहा हूँ। लेकिन सर वो लेकिन इम्पोर्ट तो हमें खुद कराना पड़ेगा ना। लेकिन वो बनाकर ऐसा नहीं है कि हम्म। आपको जो है वो सब कुछ दे। आपको थोड़ी चीज़ें सही से लिखनी भी पड़ेंगी उसके अंदर, लेकिन वो आपको बना कर दे देगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको एरर दे के मैं नहीं चलाऊंगा, वो चलाएगा, बल्कि वो आपको बना कर भी देगा। अब उसके अंदर की सेटिंग देखें ना, CSS को कनेक्ट कराना, दूसरी चीज़ें वो सब आपको करनी है। मेन कंपोनेंट जो है वो तो वो बना कर दे रहा है आपको। एक नई फाइल भी बना कर देगा, उसका कंपोनेंट भी बना कर देगा, जो कि रूट लेआउट है। उसके कंपोनेंट का नाम क्या नाम है? रूट लेआउट। आपको समझना यहाँ पर ये था कि ये जो पेज डॉट ESX है ये इसके अंदर चल रहा है और ये स्क्रीन में नजर आ रही है चीजें। अब आपने ये चीज सुनी होगी ना कि लेआउट डॉट ESX में जो भी लिख दो वो थ्रू आउट द पेजेस चलती है। मतलब जी सर। अगर मेरे पास एक पेज और है तो क्या होगा कि ये लेआउट में जाएगी और ये जो है स्क्रीन में दिखा देगा, और ये लेआउट में जाएगी और ये स्क्रीन में दिखा देगा। और अगर मेरे पास एक पेज और है तो ये लेआउट में, ये लेआउट में, ये लेआउट में, और लेआउट स्क्रीन में दिखा देगा। अब अगर मैं लेआउट में लिख दूं कि अब अगर मैं लेआउट में लिख दूं कि मुझे फॉन्ट के कलर को करना है वाइट, जो कि मैंने लिखा CSS की फाइल में, और CSS की फाइल डायरेक्टली किससे कनेक्ट है? लेआउट से। तो पेज डॉट TSX को तो मैंने नहीं बोला था कि अपने फॉन्ट के कलर को वाइट करके लाओ, वो तो अपना कंटेंट लेकर आया लेआउट के पास। ये पेज डॉट TSX अपना कंटेंट लेकर आया, ये पेज डॉट TSX अपना कंटेंट लेकर आया, और ये जो लेआउट है ये यहाँ से अपने CSS को भी अप्लाई करके और विंडो में जो भी आपका ब्राउजर है लोकल होस्ट 3000 में आपको दिखा दे रहा है। अब जो ये यहाँ पर हो रहा है ये लेआउट, इसके बारे में आपने ये भी सुना होगा कि जो लेआउट के अंदर लिख दें वो थ्रू आउट द पेजेस नजर आते हैं। तो इसीलिए तो नजर आते हैं क्योंकि ये जो पेज है ना आपका, ये जो पेज है आपका, और ये वाला जो पेज है आपका, और ये वाला जो पेज है आपका, ये
गुजर रहा है लेआउट से होकर, और लेआउट के अंदर जो भी आपने लिखा होगा वो तो दिखेगा ही दिखेगा, जाहिर है, और पेज भी आपका दिखेगा। तो अगर मैं इस लेआउट को, अभी मेरे पास एक ही लेआउट है, देखें, लेआउट डॉट टीएसएक्स और पेज डॉट टीएसएक्स, इसके अंदर ये चिल्ड्रन मैंने आपको बोला है इसको देखने के लिए। ये चिल्ड्रन जो है, ये जो चिल्ड्रन है यहाँ पर देखें, आप दोबारा देखें, ये जो बॉडी है ना, ये किसके अंदर है? HTML के टैग के अंदर। HTML के टैग के अंदर बॉडी का टैग, बॉडी के टैग के अंदर क्या लिखा है? चिल्ड्रन। और इस डायग्राम को भी याद रखें कि, तो देखें हमने यहाँ पर क्या समझा, हमने यहाँ पर अभी ये डिस्कस की है कि लेआउट की जो फाइल होती है वो आपकी मेन फाइल होती है, और वही फाइल जो है वो आपको नज़र आ रही होती है आपके ब्राउज़र स्क्रीन पर। तो ये जो ब्राउज़र स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ आपको लेआउट की फाइल नज़र आ रही है, इस चीज़ को हम देखेंगे अभी कैसे देखेंगे, और इसको भी समझेंगे कि जो पेज डॉट टीएसएक्स है वो लेआउट के अंदर से हमें नज़र आ रहा है। और ये नज़र कैसे आ रहा है? ये नज़र हमें आ रहा है इस चिल्ड्रन की वजह से। जो यहाँ पर चिल्ड्रन लिखा है ना, बॉडी के अंदर चिल्ड्रन, ये दिखा रहे हैं हमें। तो ये कैसे है हम देखते हैं। सबसे पहले मैं इस पेज में आ जाता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, आई एम होम पेज लिखा है। अब देखें, आप मुझे ये बताएं कि ये जो बॉडी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ये वाली जो बॉडी है, तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी कहाँ से आ रही है? सर ये बॉडी चिल्ड्रेन है ना? कहाँ से आ रही है? सर ये लेआउट से आ रही है ना, ये चिल्ड्रेन है सर प्रॉपर्टी। ये लेआउट से आ रही है, ये वाली बॉडी लेआउट से आ रही है, ठीक है। और ये जो आई एम होम पेज है, ये कहाँ से आ रहे हैं? सर मेन पेज पेज डॉट डॉट टीएसएक्स। पेज डॉट टीएसएक्स में हमने कैसा कोड देखा? हमने अभी ये कोड देखा है कि लेआउट के अंदर, बॉडी के अंदर चिल्ड्रन लिखा है। तो ये जो चिल्ड्रन है, यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके। यहाँ पर जब आप नोटिस करेंगे ना, तो हेड के अंदर ये जो बॉडी है, इसको जैसे ही मैं ओपन करूँगा तो आपको यहाँ पर बॉडी के अंदर क्या दिखता है? H1। बॉडी के अंदर आपको क्या नजर आता है? H1। यहाँ पर कोई चिल्ड्रन नहीं है, यहाँ पर H1 लिखा है। और ये जो H1 है, ये तो हमने लिखा था पेज डॉट टीएसएक्स में। तो मतलब पेज डॉट टीएसएक्स की चीज लेआउट के बॉडी के अंदर आई, और वो बॉडी मुझे यहाँ पर मेरे लोकल होस्ट 3000 में दिखा। तो आपको इस डायग्राम की क्लियरिटी आई थोड़ी सी कि किस तरीके से ये हो रहा है? जी सर। जी सर। यस सर। तो ये है आपका लेआउट, और ये है आपकी पेज डॉट टीएसएक्स की फाइल, और इस तरीके से ये वर्क करें। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने क्या देखी है? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने ये देखी है कि ये लेआउट की फाइल जो है वो चलती है हमारे लोकल होस्ट 3000 पर। और जो ये लेआउट की फाइल है, इसके अंदर हम CSS अगर कोई कनेक्ट करवा दें, खास करके कौन सी CSS? ग्लोबल डॉट CSS, जो कि पहले से कनेक्टेड होती है। अगर आपकी फाइल डिलीट हो गई तो आपको कराना पड़ेगी। तो ये अगर आप कनेक्ट करवा लें तो पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर से जो भी चीज़ आ रही होगी उसके ऊपर CSS अप्लाई हो जाएगा, वही वाला। और हमने इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या देखी है कि ये जो चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रन एक्चुअल में पेज डॉट टीएसएक्स है। ये जो चिल्ड्रन है कौन है? पेज डॉट टीएसएक्स है। ये पैरामीटर के अंदर जो चिल्ड्रन आया, और ये जो चिल्ड्रन यहाँ पर चलाया, आपने यूज़ किया है बॉडी के अंदर, ये पेज डॉट टीएसएक्स है। तो ये तीन चीज़ें आपको क्लियर हो गई? यस सर। जी सर। सर। यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, तो देखें हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं।
जो हमारा कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट जो है वो हमारा है यहाँ पर, और ये वाला कंपोनेंट आपने बनाया है एसआरसी के फोल्डर के अंदर। कंपोनेंट का एक फोल्डर है, उसके अंदर आपने एक कंपोनेंट 01 TSX की फाइल बनाई है। ये जो फाइल है, इस फाइल को हम अभी चला कर देखेंगे। कहाँ पर? page.tsx में। तो अगर मैं अपने उसी इस स्ट्रक्चर की बात करूं, तो मैं अगर बात करूं इसकी, तो मैं इस तरह आपसे कह सकता हूं कि मेरे पास एक है कंपोनेंट, और वो जो कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट यूं समझें कि ये एक कंपोनेंट है। अब मैं इस कंपोनेंट को चला सकता हूं अपने page.tsx में, और page.tsx चल रहा है लेआउट में। लेआउट जो है वो दिखा रहा है, वो CSS को भी यूज कर रहा है, लेआउट ग्लोबल डॉट CSS को, और वो दिखा रहा है मुझे वेब पेज के ऊपर। सही है, दोबारा से देखते हैं। कंपोनेंट है, कंपोनेंट जो है वो page.tsx में चल रहा है। page.tsx जो है वो लेआउट के अंदर जो है वो चल रही है, चिल्ड्रन मैंने अभी आपको दिखाया, और जो लेआउट है वो मुझे वेब पेज में नजर आ रही है, और लेआउट खुद ग्लोबल डॉट CSS से कनेक्ट हुआ हुआ है। तो मेरा जो कंपोनेंट है वो इस तरीके से यहाँ पेज में मैं चलाऊंगा। तो अभी मैं यही करने वाला हूँ। ये जो कंपोनेंट है ना, ये वाला जो कंपोनेंट मैंने अभी आपको दिखाया, ये वाला, ये एक्चुअल में इस फोल्डर के अंदर ये वाली जो फाइल है, ये वाली जो फाइल है कंपोनेंट 01 की, ये वाली है। इसको मुझे चलाना है page.tsx में। तो पेज डॉट देखें, ये फाइल है कंपोनेंट के फोल्डर में, और page.tsx जो है वो है ऐप के फोल्डर में। अगर मैं ऐप के फोल्डर बंद कर दूं और कंपोनेंट का फोल्डर बंद कर दूं, तो एसआरसी के अंदर दो फोल्डर हैं, ऐप का फोल्डर, कंपोनेंट का फोल्डर। अब जो ये ऐप का फोल्डर है, इसके अंदर है page.tsx, कंपोनेंट के अंदर मेरा कंपोनेंट रखा हुआ है। तो अब मैं इस कंपोनेंट को इस page.tsx में चलाने वाला हूँ। कैसे चलाऊंगा? कंपोनेंट के अंदर मैं जाता हूँ, ये मेरा कंपोनेंट है, सिंपल सा कंपोनेंट है, आई एम कंपोनेंट 01। इसके नाम को मैं कॉपी करता हूँ, और नाम को कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने page.tsx में, और page.tsx में यहाँ पर नीचे मैं सेल्फ क्लोजिंग टैग में इस कंपोनेंट को चला देता हूँ। अब इस सेल्फ क्लोजिंग टैग में जब मैं इस कंपोनेंट को चलाऊंगा, तो वो मुझे एरर देगा। एरर वो मुझे देता है इंपोर्ट का। तो आपको एक सजेशन सजेशन जो है ना, यहाँ पर देखें, इसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे क्विक फिक्स के ऊपर, यहाँ पर आपको वो दे देगा इंपोर्ट का, जो सजेस्ट कर देगा। आप इसको क्लिक कीजिएगा तो ऊपर इंपोर्ट करवा देगा। अब ये वाली चीज़ जो है, डायग्राम के हिसाब से हमने एक कंपोनेंट को भेज दिया page.tsx में। page.tsx जो है वो layout.tsx में है, और layout.tsx में CSS अप्लाई होने के बाद वो हमारी स्क्रीन पर हमें नजर आएगा। ये जो कंपोनेंट है, इसका ज़रा आप फ्लो समझ लीजिएगा, क्योंकि दिखने तो वो डायरेक्ट वाला है आपको ऐसे, और आपको लगेगा कि कंपोनेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। कंपोनेंट को किस में चलाया? page.tsx में। page.tsx जो है वो लेआउट, और लेआउट जो है वो लोकल होस्ट। तो इसको ज़रा देखते हैं। आई एम कंपोनेंट 1, ये आपको पेज में नज़र आ रहा है। आपको इसके बिहाइंड की पूरी स्टोरी अभी समझ में आई है। जैसे कि आपका ये सवाल है ना कि ये कंपोनेंट लेआउट के अंदर हम चला सकते हैं या नहीं। चला सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि लेआउट के अंदर किसी कंपोनेंट को चलाना ऐसा ही है कि अगर आपके पास और भी पेजेस हैं, जैसे कि ये है एक सिंगल पेज, अगर आपके पास दो पेजेस हैं या तीन पेजेस हैं, तो वो तीन पेजेस
इस लेआउट से होकर ही गुजर रहे थे, और वहां पर ये वाला कंपोनेंट अगर आपको नहीं भी चाहिए तब भी दिखेगा। मतलब ये तीनों पेजेस में नजर आएगा। और ये अच्छी चीज भी है कि नेविगेशन बार के लिए, फूटर के लिए, मतलब जो हेडर होता है आपका, आप हेडर तो दिखाना चाहते हैं अपने जितने भी पेजेस आप कन्वर्ट कर लें, अबाउट में चले जाएं, कॉन्टैक्ट अस में चले जाएं, आप दूसरी पेजेस में चले जाएं, तो आप तो हेडर तो दिखाना ही चाहते हैं, फूटर भी दिखाना चाहते हैं। तो आप हेडर का एक कंपोनेंट बनाकर उसको लेआउट के अंदर चला दें, तो वो क्या होगा, अब जितने भी आप पेजेस बनाते हैं, पेजेस मतलब 2 3 पेजेस हैं, 4 पेजेस हैं, तो वो पेजेस से तो उसका कंपोनेंट का ताल्लुक रहेगा नहीं, वो तो लेआउट से चलेगा, तो लेआउट आपको दिखता ही दिखता है। क्योंकि पेज की रिस्ट्रिक्शन देखें कहाँ तक है, अब आपको समझना पड़ेगा। देखें, लेआउट को अगर मैं देखूं, तो पेज जो है ना वो मेरा बेचारा सिर्फ यहाँ तक ही है, ये चिल्ड्रन, ये है मेरा पेज डॉट टीएसएक्स। मैं इसको आपको थोड़ा क्लीन करके ऐसे, आप यूं समझें कि पेज क्या है, पेज है ये है पेज। अब अगर मैं इस बॉडी को थोड़े तरीके से लिखूं, जैसे कि मैं यहाँ पर नीचे चिल्ड्रन को करके क्लोजिंग टैग को नीचे कर देता हूँ। अब ये जो चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रन है आपका पेज डॉट टीएसएक्स। क्लियर है आपको? अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये है पेज डॉट टीएसएक्स आपका। देखें, मैं आपको ये समझाता हूँ कि जो आपकी बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर अगर मैं इस बॉडी के ऊपर ये पेज डॉट टीएसएक्स को ज़रा आप नीचे ले जाएं, यहाँ पर स्पेस बनाकर अगर मैं लिखूं H1, और यहाँ पर मैं लिखूं के आई एम लेआउट, ये लेआउट जो है, ये वाला जो लेआउट है, मैं चिल्ड्रन को थोड़ा एक लाइन का और गैप देता हूँ ताकि पेज डॉट टी एस एक्स कहाँ तक है हमारा लेआउट के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक है। ये जो हम कहते हैं ना कि लेआउट के अंदर जो भी लिख दिया वो हमें थ्रू आउट द पेज नजर आएगा, वो इसीलिए तो नजर आ रहा है हमें, क्योंकि हमारा पेज डॉट टी एस एक्स यहाँ तक लिमिटेड है। इसके ऊपर जो मैं लिखूंगा वो तो दिखेगा ही सारे पेजेस में, तमाम पेजेस में दिखेगा। और इसके नीचे अगर मैं कुछ लिख दूंगा, तो H1 आई एम लेआउट टू, टू तो नहीं, आई एम लेआउट, ठीक है तो यहाँ एक सवाल पूछूं। जी। एक एक मिनट रुकेगा, अगर रुके रुके एक मिनट रुके। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये जो H1 है, ये वाला H1 जैसे रैप नहीं करते, किसी किसी चीज को लपेटते नहीं है, जैसे हम अल्मुनियम फॉइल में जो है वो चिकन टिक्का ऐसे रैप करते हैं ना, लपेटते हैं, तो वैसे जी ही सर। देखें, ये जो आपका H1 है, ये और ये वाला जो H1 है, ये रैप हुआ हुआ है। इसने रैप किया हुआ है किसको? पेज डॉट पी एक्स अब चिल्ड्रन को। अगर आपको पेज डॉट टीएसएक्स में नजर आए ना कि H1 आई एम लेआउट, अगेन आई एम लेआउट, तो आप इससे परेशान मत होइएगा कि ये कहाँ से आया, क्योंकि अब आपको पता है कि ये आई एम लेआउट जो है ये कभी मिटने नहीं वाला, क्योंकि ये पेज डॉट टीएसएक्स से नहीं आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपके लेआउट वाले पेज से। लेआउट में। और ये रैप हो गया, ये कैसे रैप हो गया, पहले तो हम इसमें से चीज़ें निकालते हैं। सबसे पहले तो देखें ये क्या है, ये है आपका कंपोनेंट, जो कि कंपोनेंट के फोल्डर में आ रहा है, ये है आपका कंपोनेंट। ये आई एम होम पेज जो है, ये आई एम होम पेज ये आ रहा है आपके पेज डॉट टी एस एक्स से। और ये जो लेआउट है, और जो अगेन आई एम लेआउट, ये दोनों, ये दोनों के दोनों कहाँ से आ रहे हैं, लेआउट डॉट लेआउट से आ गया। टी एस एक्स से। ठीक है। अब
मैं कह सकता हूँ ना कि ये जो मेरा पेज डॉट टीएसएक्स है और ये दोनों एक ही फाइल है, क्योंकि भाई कंपोनेंट को बना के चलाया तो पेज डॉट टीएसएक्स में ही है ना। जी सर। तो ये दोनों एक ही फाइल है, कह सकता हूँ मैं। अब जब मैं ये कह सकता हूँ तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि पेज डॉट टीएसएक्स के ऊपर ये लपेटा गया है, ये जो H1 है दोनों, ये वाला H1, ये भी ऊपर से रैप हुआ हुआ है, ये भी रैप हुआ हुआ है, और बीच में चिल्ड्रन लिखा था। चिल्ड्रन के अंदर ये नजर आ रहा है, आई एम होम पेज और आई एम कंपोनेंट 1। तो ये चीज हम इंस्पेक्ट करके भी इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्ट के बॉडी को जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है, देखें H1 लिखा है, फिर H1 लिखा है, फिर एक div है, फिर एक और H1 है। अब यहाँ पर कैसे लिखा है, एक सिंगल HTML की फाइल में, लेकिन क्या ये एक्चुअल में ऐसा है? हमने तो पीछे से ऐसा नहीं बनाया ना, हमारे कंपाइलर ने उसको क्या किया, एक ही HTML की फाइल में रेंडर करके दिखा दिया हमें। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि ये आई एम लेआउट जो है ये आ रहा है लेआउट से, आई एम अगेन लेआउट जो है ये भी आ रहा है लेआउट से, आई एम कंपोनेंट 1 ये कंपोनेंट में बड़े दूर से आ रहा है, कंपोनेंट के फोल्डर से, और ये वाला जो H1 है ये कहाँ से आ रहा है, ये आपके पेज डॉट टीएसएक्स से आ रहा है। लेकिन आपको ये सब दिखता कहाँ पर है, एक ही HTML की फाइल में। उसकी बॉडी जैसे ही आप ओपन करते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमने साथ के साथ ही H1 लिखा, उसके साथ ही हमने दूसरा H1 लिखा, फिर हमने एक div लिखा, फिर हमने ये लिखा है। तो ये इस तरह नजर आ रहा है। तो क्लियरिटी आई थोड़ी सी आपको कि कंपोनेंट, इस जी डायग्राम को सर। अगर आप देखें दोबारा से, जी अगर आप इस डायग्राम को दोबारा से देखें तो अब आपको ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी कि ये वाली जो चीज़ है कंपोनेंट, इसको जब आपका सवाल ही खत्म हो जाएगा। आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि कंपोनेंट इसके अंदर चला सकते हैं या इसके अंदर भी चला सकते हैं। तो अब आपको पता है कि इसके अंदर चलाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर चलाएंगे तो क्या हो रहा है, और ये इसके अंदर कैसे आपको नजर आ रहा है, ये वाली चीज कैसे इससे कनेक्ट हुई हुई है, क्योंकि ये इंपोर्ट करके हमने कनेक्ट करवाया है। तो ये कंपोनेंट वाली जो ये है ना बात, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा था, ये अब आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है ना आपको? जी सर, जी सर, समझ आ गया। यहाँ पर अब हमें ये बात समझनी है कि दो चीजें होती हैं। एक हम कहते हैं उसको क्लाइंट साइड रेंडरिंग, और एक हमारे पास चीज होती है उसको हम कहते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग। ये दोनों की दोनों चीजें किससे रिलेटेड हैं, ये है हमारे कंपोनेंट से रिलेटेड है। और ये जो कंपोनेंट है हमारा यहाँ पर, ये कंपोनेंट दो तरीके से चलता है। एक ये चलता है क्लाइंट के तौर पर भी, एक ये चलता है सर्वर वाला कंपोनेंट के तौर पे। मतलब ये कंपोनेंट सर्वर सर्वर वाला कंपोनेंट बनकर भी चलता है, और ये कंपोनेंट क्लाइंट वाला कंपोनेंट बनकर भी चलता है। तो एक ही कंपोनेंट है, और वो कंपोनेंट सर्वर के तौर पर भी चलता है और क्लाइंट के तौर पर भी चलता है। कल हमने हुक्स पढ़े थे, तो हुक्स में हमने ये चीज़ देखी थी कि यूज स्टेट हुक हमने देखा था। यूज स्टेट हुक के ऊपर हमें एक चीज़ लिखनी पड़ी थी, जिसको मैंने यहाँ पर लिख कर भी रखा था, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख कर रख दिया था कि हम इसको बाद में डिस्कस भी करेंगे। तो यूज ये क्लाइंट। क्या था, क्लाइंट कंपोनेंट, उसमें हमने यहाँ पर लिखा था यूज क्लाइंट, और क्लाइंट कंपोनेंट का एरर हमें आ रहा था
और उसके लिए हमने एरर को रिमूव करने के लिए लिखा था यूज क्लाइंट। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग है और सर्वर साइड रेंडरिंग है। तो मैं आपको अगर ये समझाऊँ ना, तो इन दोनों को अलग अलग तरीके से अगर हम देखें, तो हम इन दोनों की अलग अलग बिहेवियर को और अलग अलग खसूसियात को देखते हैं कि दोनों की स्पेशलिटी क्या है। तो यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये वाला हुक्स को समझता है, और ये वाला जो है ये हुक्स को नहीं समझता। इस वाले को हम बैकएंड में यूज करते हैं, इस वाले को हम फ्रंट एंड की डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हुक्स की बात अगर हम करें, तो एक हुक को चला रहा है, दूसरा हुक को नहीं चला रहा है। और मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जो आपका ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र, ब्राउज़र के पास, जैसे कि मेरा जो है ब्राउज़र, उस ब्राउज़र के पास जो है एक कंसोल होता है। हम देखते रहते हैं उस कंसोल में चीज़ें, यहाँ यहाँ से गूगल क्रोम में जाते हैं, वहाँ से कंसोल में देखते हैं चीज़ें। तो वही जो सिमिलर कंसोल है वो हमारे यहाँ पर भी होता है वीएस कोड में। जो ब्लैक वाली स्क्रीन हमारी टर्मिनल की है, ये वाली, ये भी कंसोल है मेरा। और जो मेरे पास यहाँ पर कंसोल आता है, ये भी कंसोल है मेरा। इसमें भी मैं कुछ लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ताहा, तो यहाँ भी नज़र आता है। और यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ आकर, तो वो यहाँ पर भी दिखा देता है। तो ये दो अलग अलग कंसोल हैं। एक है ब्राउज़र का कंसोल, इसको मैं अगर सही से आपको लिखकर दिखाऊं, तो आपके पास एक है ब्राउज़र का कंसोल, और आपके पास एक है वीएस कोड का कंसोल। इसको हम नोड जेएस जो है ना, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि असल में ये नोड है, नोड जेएस। तो वीएस कोड का कंसोल है, एक है ब्राउज़र का कंसोल। अब ये जो ब्राउज़र के ऊपर जो कंसोल है वो सिर्फ आपके क्लाइंट कंपोनेंट को समझता है, और जो ये आपका सर्वर कंपोनेंट है, इसको कौन सा कंसोल समझते हैं? नोट VS कोड का। नोट वीएस जेएस। वीएस कोड वाला। पहले ये चीज देखते हैं कि ये क्या बोल दिया मैंने ना एंड में, ये वाली चीज देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कि क्लाइंट साइड का जो कंपोनेंट है वो क्लाइंट कंपोनेंट और सर्वर कंपोनेंट एक ब्राउजर के कंसोल में चलता है, एक वीएस कोड के कंसोल में चलता है। इसको देखते हैं, फिर वापस यहाँ से आके फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये मेरा एक कंपोनेंट तो है ही ना बना हुआ यहाँ पर, कंपोनेंट 01 के नाम से। इसके अंदर रिटर्न से ऊपर, अच्छा ये दिख भी रहा है आपको, ये यहाँ पर देखें, ये नज़र आ रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि ये दिख नहीं रहा है आपको ब्राउजर में, ये आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर रिटर्न से ऊपर मैं आकर कहता हूँ console डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं कहूँ कि ताहा अहमद, सही है। अब मैं ये कंसोल में करा रहा हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखें यहाँ पर दिखा मुझे,
दिखा है यहाँ पर कहीं भी, नीचे ऊपर? ताहा अहमद कंसोल होता हुआ नजर आ रहा है आपको? नो सर। नो सर। नहीं आ रहे। लेकिन ये हम देखते हैं सेम कंसोल अपने इधर, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। यस सर। तो ये बात समझ में आई कि कंसोल में एक में नजर आया और एक में नहीं आया। तो मतलब इसके मतलब क्या हुआ कि जो हमारा वीएस कोड में नजर आने वाला है वो कौन सा कंपोनेंट होता है? सर्वर कंपोनेंट। सर्वर साइड। सर्वर साइड कंपोनेंट रेंडरिंग का। और जो ब्राउजर के कंसोल में अगर आपको यही चीज़ दिखानी है तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर आके एक एडिशनल काम आपको करना पड़ेगा, वो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि हमें इसके हिसाब से ही याद रहे। हमें करना ये पड़ता है कि डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर हमें लिखना पड़ता है यूज क्लाइंट। अब जब ये आप यूज क्लाइंट लिखते हैं तो आप इसको ब्राउजर के कंसोल पर चला पाते हैं। असल में देखें कंपोनेंट को तो उस वक्त तक पता ही नहीं चलता कि ये क्लाइंट कंपोनेंट है जब तक आप यूज क्लाइंट ना लिख दें। अगर आप यूज क्लाइंट लिखते हैं कंपोनेंट के ऊपर तब इसको दो चीज़ें पता चल जाती हैं उस वक्त, कि हुक भी यूज हो सकती है इस कंपोनेंट के अंदर और ब्राउजर के कंसोल के ऊपर भी ये चला सकता है। मतलब देखें हुक्स यूज हो सकते हैं, एक हुक नहीं है बहुत सारे हुक हैं। हुक यूज हो सकते हैं इस कंपोनेंट के अंदर और ये ब्राउजर के कंसोल पर भी आपको दिखेगा क्योंकि ये अब ब्राउजर वाला कंपोनेंट बन चुका है। और अगर मैं ये यूज क्लाइंट नहीं लिखता, मतलब यहाँ पर देखें मैंने नहीं लिखा है, तो ये सर्वर वाला है, इसको क्या हुक समझ में आते हैं? नो सर। इसको नो नहीं सर। आते। नो सर। और ये वीएस कोड के कंसोल में नज़र आता है, ये ब्राउज़र के कंसोल में नज़र नहीं आता। ये वाली जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये तो हमने अभी देख कर समझ भी लिया कि हाँ ऐसा तो हो रहा है। अब हुक की बारी, किसकी बारी है? हुक की बारी है। तो हम किस तरह करेंगे? एक हुक हमने सीखा था यूज क्लाइंट वाला, तो उसको यहाँ पर मैं आता हूँ और कंसोल को मिटा देते हैं। कंसोल से तो आप मुतमईन हो गए, आपको समझ आ गया कि हाँ इधर नज़र आ रहे हैं वहाँ नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, तो कंसोल को मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज क्लाइंट। तो यूज क्लाइंट लिखने का तरीका ये था कि यूज क्लाइंट कह रहा हूँ मैं, यूज स्टेट की बात कर रहा था मैं। यूज स्टेट का जो हुक है उसको यूज करने का तरीका ये था कि आप यूज स्टेट लिखें और उसने खुद ब खुद इम्पोर्ट भी कर दिया। ऊपर देखें इम्पोर्ट खुद ही कर दिया उसने, ना इम्पोर्ट हो तो आप खुद कर लीजिएगा। तो यूज स्टेट को आप यहाँ पर कह दें कि ये कहता है कंपोनेंट वन, और ये जो कंपोनेंट वन है यहाँ से इसको मिटा देंगे हम। यूज स्टेट बदले में क्या चीज़ देता है हमें? दो, एक एरे के अंदर दो चीज़ें ला कर देता है। एक वैल्यू हो गई, और ज़रूरी नहीं है इसका नाम वैल्यू रखें आप, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक मिलता है फंक्शन जो कि आपकी इस वैल्यू को चेंज करने में आपकी हेल्प करता है, और एक मिलता है वेरिएबल जो आपकी इस वैल्यू को कहीं भी दिखा सकता है। तो ये वाला जो वेरिएबल है, इस वाले वेरिएबल को मैं कॉपी करके यहाँ पर लिख दूंगा। तो डायरेक्ट लिखूंगा तो काम तो नहीं करेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। अब इससे पहले मैं यहाँ पर लगा देता हूँ लेट। तो ये आपका बन गया एक यूज क्लाइंट, स्पेशल टाइप का वेरिएबल। अब देखते हैं कि ये जो है मैंने इसमें क्या कुछ गलत लिखा है? कल भी तो ऐसे ही किया था ना। जी सर। तो ये सारी चीज़ें मैंने ठीक लिखी हैं, फिर उसके बावजूद मुझे ये एरर देगा। देखें अब ये क्या एरर देता है? ये कहता है कि भाई यू आर इम्पोर्टिंग अ कंपोनेंट दैट नीड यूज स्टेट। मतलब आप एक ऐसा कंपोनेंट यूज कर रहे चलाना चाह रहे हैं जो यूज स्टेट को यूज कर रहे हैं। एक हुक
को यूज कर रहा है जो कि यूज स्टेट है, इट ओनली वर्क इन अ क्लाइंट कंपोनेंट। इसी चीज को हमने कॉपी करके रख लिया था कि हम ये पढ़ेंगे बाद में, तो वो यही है। तो ये कह रहा है कि ये जो हुक है ना आपके यूज स्टेट के, इसके जैसे और भी हुक, उसको क्लाइंट कंपोनेंट समझता है, उसको सर्वर कंपोनेंट थोड़ी समझता है। देखें, बट नन ऑफ इट्स पेरेंट्स आर मार्क विद यूज क्लाइंट। तो वो कह रहे हैं कि जो यूज सेट का हुक है उसको ये सर्वर कंपोनेंट है ये नहीं समझता, उसको क्लाइंट कंपोनेंट समझता है। और अगर आपको एक कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है तो आपको उसके ऊपर आके क्या लिखना पड़ेगा, यूज क्लाइंट। तो हम करके देखते हैं, जैसे ये बोल रहा है इसको करके देखते हैं क्या पता चल जाए। तो यहाँ पर डबल कोट में यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज क्लाइंट। अब यहाँ पर आता हूँ मैं और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें चल गया। यस सर। अब वापस से इधर आ जाए। यहाँ पर आप इसको समझें, ये जो कंपोनेंट था वो पहले बाय डिफॉल्ट क्या था, सर्वर कंपोनेंट। और ये जो था क्लाइंट कंपोनेंट कैसे बना, यूज क्लाइंट लिखने की वजह से। यूज क्लाइंट से। और जैसे ही ये सर्वर कंपोनेंट बना तो ये हुक्स को समझने लग गया। जी अब सर। हमारे बस। अब सर हमारे मतलब यूज क्लाइंट लिखने से सर्वर क्लाइंट जो है वो क्लाइंट साइड बन गया। क्लाइंट, सर। जो सर्वर कंपोनेंट होता है वो क्लाइंट हाँ। कंपोनेंट बन जाता है। अच्छा। ठीक है सर। सही है। तो सर ये यहाँ यूज क्लाइंट बाज दफा कहीं बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आता है ना। यूज क्लाइंट बाय डिफॉल्ट लिखा एरर में आता है। एरर में आता है। जी, और आपने शायद रिएक्ट में देखा हो। और रिएक्ट में देखा है सर, ये बाय डिफॉल्ट आता है कहीं जी। तो। सर तो ये हुक्स के लिए ही इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर यूज क्लाइंट। सुने तो, हुक्स के लिए इस्तेमाल नहीं करते, आपकी मजबूरी है। आपको अगर हुक्स को यूज करना है तो सर्वर वाला तो हुक्स को समझता ही नहीं है। आपने कंसोल वाली चीज तो मैंने अभी आपको दिखा दी कि वीएस कोड का जो कंसोल है उसको सर्वर वाला जब होता है कंपोनेंट, और पहचान क्या है उसकी कि उसके ऊपर यूज क्लाइंट नहीं लिखा होता, तो वो ये वाला जो कंसोल होता है ये वाला कंसोल आपको दिखा रहा था अहमद वहां पर जब हमने कंसोल डॉट लॉग किया था। अब एक चीज रह गई, और हुक जो है इसका भी हमने एरर भी देख लिया कि हुक को अगर यूज करना है तो हुक नहीं तो हमें एरर दिया है, उसने ही तो हमें बोला है कि यूज क्लाइंट ऊपर लगाओ तभी आप हुक यूज कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे। अब एक चीज रह गई, वो चीज रह गई है ये ब्राउजर के कंसोल के ऊपर कंसोल डॉट लॉग को देखना। तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ ऊपर आते हैं, रिटर्न मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है, इस रिटर्न के यहाँ पर थोड़ी जगह बनाकर कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एलेक्स लिख देते हैं, एलेक्स से हेयर लिख देते हैं। अब इसको मैं सबसे पहले देखूंगा यहाँ पर, तो एलेक्स इज हेयर यहाँ पर नज़र तो आया, लेकिन फास्ट रिफ्रेश टू परफॉर्म फुल लोडेड ड्यू टू रन एरर। खैर अगर आप इसको इग्नोर करें एलेक्स हेयर को, क्योंकि ये देखें एक दफ़ा जो है ना वो चलता है आपके, ये दो दफ़ा चलता है। आपने ताहा अहमद भी पिछली दफ़ा दो दफ़ा लिखा दिखा था ना, ताहा अहमद आ रहा था, हमने कॉन्सोल तो एक ही दफ़ा किया था, तो ये दो दफ़ा चलता है। तो पहली दफ़ा तो ये चलता है उसका ही चला होगा, ये एक्चुअल वाला कॉन्सोल यहाँ पर नहीं चला है। और यहाँ पर जो है इसके अंदर जब आप आएंगे यहाँ पर, इसके इंस्पेक्ट में पहले हमें नज़र नहीं आ रहा था, अब देखते हैं। ऊपर आते हैं कंसोल में, ऊपर आते हैं, देखें यहाँ पर नजर आ रहे हैं एलेक्सेस हेयर, ये पहले नजर नहीं आ रहा था कंसोल डॉट लॉग, अब दिखाई दे रहा है। तो आपको इस चीज़ की क्लियरिटी आई
कि कंपोनेंट्स जो हैं आपके, वो क्लाइंट कंपोनेंट कैसे होते हैं और सर्वर कंपोनेंट कैसे होते हैं, और इन दोनों में क्या फ़र्क है, और अगर आपको एक कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट बनाना है तो उसमें आपको कैसे बनाना है। सर्वर कंपोनेंट तो वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो आज के हम यहाँ तक ही रखते हैं क्लास।